उस दिन मैं लाइब्रेरी में देर तक असाइनमेंट बना रहा था। घर मेरे कॉलेज से पैदल दूरी पर था, पर रास्ते में एक छोटा सा जंगल आता था। रात के करीब 11 बज रहे थे। सर्दी इतनी थी कि सांस भी धुंध बनकर बाहर आ रही थी। गलियों में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरे कदमों की आवाज। जंगल का वह रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था, पर रात को हमेशा ज्यादा लंबा लगता था। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर किसी कुत्ते की चीख। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ एक फीकी स्ट्रीट लाइट जो धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। जैसे ही मैं जंगल के बीच पहुंचा, एक अजीब सी ठंड मेरे आसपास फैल गई। हवा तेज नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे रीढ़ पर एक ठंडी लकीर सी महसूस हुई। मैंने कदम तेज कर दिए, पर कुछ ही सेकंड बाद मुझे अपने पीछे से आवाज आई, कुर्र कुर्र, जैसे कोई बर्फ जैसी मिट्टी पर चल रहा हो। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, कोई नहीं। फिर से आवाज, कुर्र कुर्र, इस बार ज्यादा करीब। मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे आया और जमीन पर अपनी परछाई देखी, लेकिन मेरी परछाई के पीछे एक और परछाई थी, लंबी, टेढ़ी, और सिर बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा झुककर। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, पर परछाई अभी भी थी। तभी एक ठंडी सी फूंह आवाज मेरे कान के पास से गुजरी, इतनी ठंडी जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरे कान पर रख दिया हो। और आवाज आई, मत रुकना, मुझे देखने का मत सोचना। मैं कान से हाथ हटाकर चिल्ला पड़ा, कौन है? जंगल एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मैंने फिर चलना शुरू किया, पर इस बार मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मेरे दाईं ओर से पत्ते हिले, मेरी बाईं ओर से मिट्टी उड़ी, पर कोई दिखता नहीं था, सिर्फ एक उपस्थिति। जंगल से बाहर निकलते ही एक बड़ा पीपल का पेड़ देखा। मैंने ऊपर देखा और मेरी धड़कन तेज हो गई। पेड़ की मोटी डाल पर एक औरत बैठी थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे। उसके पैर धीरे धीरे हवा में झूल रहे थे, जैसे झूला हो। उसका चेहरा सीधा मेरी तरफ था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए मुझे ही देख रही थीं। मैंने नजरें हटानी चाही, लेकिन वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थीं। उसका मुंह अजीब तरह से असामान्य रूप से इतना फैल गया जैसे किसी इंसान से 3 गुना अधिक हो, और उसने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, मैं तुम्हें पहले भी देख चुकी हूं। मैं सीधा भागने लगा। ठंडी हवा से ज्यादा मेरी सांसें तेज थीं। जंगल के बीच से भागते समय मुझे उसकी हंसी सुनाई दे रही थी, हे हे हे, जैसे वो मेरे साथ साथ उड़ रही हो। हर पेड़ के पीछे उसकी तस्वीर जैसे चमककर गायब हो रही थी। जैसे ही मैं जंगल के पार पहुंचा, मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। मैंने खुद को शांत किया। धीरे धीरे मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आवाज बंद हो गई। ठंड कम हो गई और वो स्त्री गायब। फिर भी मेरे भीतर डर था। मेरे पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं घर भाग कर आया, दरवाजा बंद किया, कमरे में घुसा और सीधे आईने के पास गया। आईने पर हवा से लिखी हुई एक लाइन बनी थी, अगली सर्दी तक जंगल मत पार करना। और जैसे ही मैं उसे पढ़कर पीछे मुड़ा, मुझे अपने कमरे के कोने में एक सफेद साया खड़ा हुआ दिखा, बिल्कुल वही जिसका चेहरा पीपल के पेड़ पर था। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें सिर्फ खिलौने होती हैं, तो ये कहानी यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस गुड़िया की मैं बात करने जा रहा हूं, वो कभी खेली नहीं गई थी, वो कभी हंसी नहीं थी, वो सिर्फ देखती थी। दिल्ली से भागकर हम गांव आए थे, जहरीली हवा से बचने के लिए।
लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ की हवा में सांस नहीं, सिसकियां घुली हुई हैं। जिस दिन अंजना को वो गुड़िया मिली, उसी दिन से घर में घड़ियां गलत समय दिखाने लगीं, मोबाइल अपने आप बंद होने लगे और हर सोमवार किसी न किसी के शरीर से खून गायब मिलने लगा। उस गुड़िया का चेहरा ढका हुआ था लाल कपड़े से और गांव में एक बात कही जाती थी, अगर उस कपड़े को हटाया तो गुड़िया नहीं जागेगी, उसके अंदर बंद चीज जाग जाएगी। और गलती हमसे हो गई, क्योंकि अगली सुबह घर के फर्श पर लाल कपड़ा पड़ा था और गुड़िया मुस्कुरा रही थी। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें सिर्फ खिलौने होती हैं, तो ये कहानी यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस गुड़िया की मैं बात करने जा रहा हूं, वो कभी खेली नहीं गई थी, वो कभी हंसी नहीं थी, वो सिर्फ देखती थी। दिल्ली से भागकर हम गांव आए थे जहरीली हवा से बचने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ की हवा में सांस नहीं, सिसकियां घुली हुई हैं। जिस दिन अंजना को वो गुड़िया मिली, उसी दिन से घर में घड़ियां गलत समय दिखाने लगीं, मोबाइल अपने आप बंद होने लगे और हर सोमवार किसी न किसी के शरीर से खून गायब मिलने लगा। उस गुड़िया का चेहरा ढका हुआ था लाल कपड़े से और गांव में एक बात कही जाती थी, अगर उस कपड़े को हटाया तो गुड़िया नहीं जागेगी, उसके अंदर बंद चीज जाग जाएगी। और गलती हमसे हो गई, क्योंकि अगली सुबह घर के फर्श पर लाल कपड़ा पड़ा था और गुड़िया मुस्कुरा रही थी। दिल्ली, धुआं, धुंध और सांसों पर चुभती बदबू। राहुल अपनी पत्नी साविता और जवान बेटी अंजना के साथ बरसों से यहीं रहता था, पर अब दिल्ली बदल चुकी थी। रात के अंधेरे में भी हवा में जलन महसूस होती थी। लोग कहते, धुंध नहीं, मौत तैर रही है। राहुल की बेटी अंजना लगातार बीमार पड़ने लगी। खांसी, सीने में दर्द, बुखार। डॉक्टर ने कह दिया, अगर शहर नहीं छोड़ा तो आपकी बेटी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसी मजबूरी ने राहुल को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पल भर में सामान बांधा और अपनी पुरानी पुश्तैनी कोठी, जो बिहार के एक गांव नारायणपुर में थी, वहीं लौट गए। गांव शांत, पर इतनी शांति कि डर लगे। रात को दूर कहीं श्मशान की घंटियां सुनाई देती। हवा में सड़न सी महक थी, लेकिन सबकी सबसे बड़ी चिंता थी अंजना की शादी। गांव के लोग कहते, इतनी सुंदर लड़की, इसकी शादी जल्दी कर दो वरना नजरें लग जाएंगी। कुछ ही दिनों में एक लड़का पसंद आया, रजीव। सीधा सादा, पढ़ा लिखा, और ऐसा लगता था जैसे किस्मत ही दोनों को मिलाना चाहती थी। रजीव और अंजना बातें करने लगे। शादी की तारीख भी पक्की होने वाली थी। यहीं से शुरू हुआ खून, दहशत और लाल रहस्य। एक दोपहर अंजना पुरानी कोठी के स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। धूल, जाले, टूटी अलमारियां और कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की पेटी। पेटी पर जंग लगे ताले थे, पर पता नहीं कैसे बिना चाबी के खुल गई। अंदर एक गुड़िया पड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें बिना पलक के, और उसे पूरी तरह लाल कपड़े में लपेटा गया था। अंजना ने झिझकते हुए कपड़ा हटाया। गुड़िया के माथे पर काला तिल बना था और होंठ ऐसे जैसे किसी ने सिल दिए हों। उसी रात अंजना ने कॉल पर राजीव से बात की। अंजना हंसते हुए, देखो राजीव, ये गुड़िया मिली है, पता नहीं कैसी है,
राजीव ने स्क्रीन के झूम में देखा और अचानक उसका चेहरा उतर गया। अंजना, इसे दूर रखो, ये आम गुड़िया नहीं है। अंजना ने पूछा, तुम डरे क्यों? राजीव कुछ बोल पाता उससे पहले गुड़िया खुद ब खुद उसके हाथ से गिर गई। गिरने पर उसमें से धीरे धीरे कोई फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई दबी आवाज रो रही हो। मेरा लहू वापस दो। अंजना का फोन हाथ से छूट गया और स्क्रीन टूट गई। कॉल कट गई। अगले दिन सोमवार था। सूरज डूबते ही कोठी के पिछवाड़े से कुत्तों के चीखने की आवाजें आने लगीं और फिर गांव में हर जगह खबर फैल गई। गांव के बाहर तालाब में एक आदमी का खून से लथपथ शरीर मिला है। उसके सीने पर गहरे नाखूनों के निशान हैं और उसके दिल पर काला तिल बना है। गांव में दहशत फैल गई। गांव वाले कोठी के आसपास आने से भी डरने लगे। राहुल को गुस्सा आया। ये सब बकवास है। गुड़िया, तिल, खून कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रात जब राहुल सो रहा था, उसने सपना देखा। एक छोटी लड़की, वही लाल कपड़े वाली गुड़िया, उसके कान में कह रही थी, तुमने मुझे क्यों जला दिया था? राहुल डर कर उठ गया। उसकी गर्दन पर 3 गहरे लाल निशान थे, जैसे छोटे हाथों ने गला दबाने की कोशिश की हो। राजीव अगले दिन मिलने आया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, तुम्हारे घर में कुछ है। ये गुड़िया अपशगुन नहीं, पिशाचिनी का माध्यम है। ये तब मिलती है जब किसी लड़की की हत्या की गई हो और उसकी आत्मा को गुड़िया में बांध दिया गया हो। अंजना कांपते हुए, ये गुड़िया सुनती है राजीव, इसने मुझे छुआ भी है। राजीव ने कहा, गुड़िया को लाल कपड़े में इसलिए लपेटा जाता है ताकि वो जाग न सके। जिसने भी ये कपड़ा हटाया, उसने उस आत्मा को आजाद कर दिया है। अंजना के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसी रात अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। काला धोती, लंबी दाढ़ी, माथे पर राख। उसने कहा, मुझे घर में बुलाओ, इससे पहले कि दूसरा सोमवार आए। सब हैरान रह गए। उसने यह कैसे जान लिया कि मौत सोमवार को हुई थी? तांत्रिक अंदर कदम रखते ही बोला, ये घर पाप से भरा है। सालों पहले तुम्हारे ही परिवार के एक आदमी ने गांव की एक लड़की से जबरदस्ती की और उसे मारकर इस गुड़िया में कैद कर दिया। सबकी सांसें रुक गईं। वो लड़की राहुल के दादा की प्रेमिका थी और उसकी हत्या इसी कोठी में हुई थी। तांत्रिक ने अंजना की तरफ इशारा करके कहा, आत्मा अब अपनी जगह दूसरी लड़की खोज रही है और उसे मिल गई है। अंजना चीख पड़ी। ऊपर कमरे में खुद ब खुद दरवाजा बंद हो गया। गुड़िया फर्श पर पड़ी हुई थी और अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। दूसरा सोमवार तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दीपक अपने आप बुझने लगे। खिड़कियां जोर से बंद होने लगीं। गुड़िया हवा में उठने लगी और पूरा घर हिलने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, जल्दी से लाल कपड़ा लाओ, वरना आज रात खून फिर बहेगा। राहुल, साविता और राजीव इधर उधर भागने लगे। अंजना बेहोश थी, हवा में लटकी हुई। उसके चेहरे पर वही काला तिल उभरने लगा था। तभी दीवार पर पुराना लाल कपड़ा टंगा मिला। राजीव ने उसे पकड़कर तांत्रिक को दिया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए कपड़ा गुड़िया पर डाला, पर यह आसान नहीं था। गुड़िया में बंधी आत्मा चीखने लगी, मेरा लहू मैं वापस लूंगी, मैं वापस लूंगी। अचानक एक खून से लथपथ महिला की आकृति दिखाई देने लगी।
लंबे बाल, सफेद चेहरा, फटे होंठ। उसने राहुल के गले को पकड़ लिया। तेरे खून से मेरा बदला अधूरा है। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और गुड़िया लाल कपड़े में पूरी तरह ढक गई। चिल्लाहट धीरे धीरे धीमी, फिर खत्म हो गई। अंजना नीचे गिर पड़ी, लेकिन जिंदा थी। गुड़िया जमीन पर पड़ी हुई शांत थी। आखिरी सच तांत्रिक ने चेतावनी दी, गुड़िया सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कपड़ा नहीं हटाया जाता। अगर किसी सोमवार को कपड़ा हट गया तो वो आत्मा फिर लौट आएगी और इस बार बदला अधूरा नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक जाने लगा। दरवाजे के पास उसने आखिरी बात कही, याद रखना, हर सोमवार इस घर में कुछ देखने आएगा। और वह अंधेरे में गायब हो गया। रात के लगभग 11 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। सुनसान पहाड़ी रास्ते पर तरुण अपनी कार चलाकर लौट रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी झटके से बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। दूर दूर तक कोई घर ही, बस धुंध के बीच एक पुराना सा बोर्ड चमक रहा था, होटल शांति पैलेस। न चाहते हुए भी तरुण ने कार वहीं छोड़ दी और होटल की ओर बढ़ गया। होटल बेहद पुराना, दीवारों पर सीलन की गंध, गलियारों में अजीब सी खामोशी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तरुण ने कहा, रात भर रुकने के लिए एक कमरा चाहिए। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, कमरे खाली हैं, लेकिन साहब चौथी मंजिल पर मत जाना। तरुण ने चौंक कर पूछा, क्यों? बूढ़ा सिर्फ मुस्कुरा दिया, बिना जवाब दिए। उसने चाबी थमाई, कमरा नंबर 209, दूसरी मंजिल। तरुण ने रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। उसे ध्यान गया कि कुछ पन्नों पर नाम काटे गए थे और तारीखें बहुत पुरानी थीं, 20-25 साल पहले की। उसे अजीब लगा, मगर उसने सोच लिया कि शायद होटल में मेहमान कम आते होंगे। लिफ्ट से ऊपर जाते समय तरुण ने दूसरी मंजिल का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट सीधे चौथी मंजिल पर रुक गई। दरवाजा खुला, अंदर घुप्प अंधेरा। टूटी हुई खिड़कियों से हवा चल रही थी, जबकि मंजिल के सारे दरवाजे बंद थे। तरुण घबरा गया और लिफ्ट वापस नीचे आ गई। वह अपने कमरे में जाकर लेट गया। फोन चार्ज पर लगाकर वह व्हाट्सएप देख रहा था कि अचानक दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक हुई। ठक ठक। तरुण ने बिना दरवाजा खोले पूछा, कौन? बाहर से धीमी सी आवाज आई, लिफ्ट चौथी मंजिल पर क्यों रुकी थी? तुम वहां थे क्या? तरुण का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दबाजी में कहा, नहीं, मैं दूसरी मंजिल पर हूं। उसके बाद सन्नाटा, इतना गहरा जैसे होटल में कोई और था ही नहीं। रात करीब 2:30 बजे उसकी नींद टूटी, जैसे किसी ने कान के पास उसका नाम पुकारा हो, तरुण, तरुण। उसने पलटकर कांच की खिड़की में देखा। प्रतिबिंब में एक आदमी खड़ा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। प्रतिबिंब वाला आदमी सफेद कपड़ों में, गले पर रस्सी का निशान और आंखों में जमकर बैठे आंसू। वह होंठ हिलाकर कह रहा था, वापस चलो, चौथी मंजिल पर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। तरुण का खून सूख गया। उसने पलकें बंद की और दोबारा देखा तो प्रतिबिंब गायब। वह घबरा कर बाथरूम में पानी पीने गया, लेकिन दर्पण में वही आदमी फिर दिखाई दिया, इस बार बहुत पास। उसकी बर्फ जैसी ठंडी सांस तरुण के कान को छूती हुई बोली, मैंने यहां अपनी जान खुद नहीं ली थी, मुझे धक्का दिया गया था।
सबने मेरी मौत को आत्महत्या लिख दिया, सबने मुझे भुला दिया, लेकिन अब तुम आ गए हो। बाथरूम की रोशनी तेजी से झपकने लगी और कमरे में टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर होटल का पुराना सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। चौथी मंजिल की बालकनी में वही आदमी खड़ा था, रो रहा था, और फिर अचानक उसने खुद को नीचे फेंक दिया। तरुण की रूह कांप उठी। टीवी बंद हो गया। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर गलियारा बिल्कुल अंधेरा और लिफ्ट का बटन चमक रहा था, सीधा चौथी मंजिल का। तरुण भागकर सीढ़ियों की तरफ गया, लेकिन पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने दीवार पर लिखा देखा, 4th फ्लोर। वह डर से जड़ हो गया, जैसे होटल अंदर से बदल गया हो। दरवाजा अपने आप खुला। अंधेरा, कुर्सियां, सूखे हुए खून के धब्बे और बीच में वही बालकनी। वही आदमी वहां खड़ा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ नहीं, बस बहुत दुखी। वह बोला, मैं किसी को दोष नहीं दे पाया, मैं लड़ नहीं पाया। तरुण रोते हुए बोला, मुझे मत छुओ, मैं यहां से जाना चाहता हूं। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे गले लगाने वाला हो, और बोला, तुम जा नहीं सकते, तुम सुन पाए हो, तुमने देख लिया है, अब तुम्हारी भी बारी है। तेज हवा का झोंका आया। तरुण का शरीर जैसे अपने आप बालकनी की तरफ खिंचता गया। नीचे गहरी खाई, मौत की चुप्पी, पीछे वही भारी आवाज, छोड़ दो, तुम्हें दर्द नहीं होगा। तरुण ने पूरी ताकत से रेलिंग पकड़ ली और चीखा, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। अचानक रेलिंग टूट गई। तरुण साइड में फिसलकर जमीन से टकराकर बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो वह रिसेप्शन पर लेटा था। वही बूढ़ा आदमी सामने बैठा था। वह धीमी आवाज में बोला, तुम बच गए, इससे पहले कोई नहीं बचा। तरुण कांपते हुए बोला, वो आदमी मुझे मारना चाहता था। बूढ़ा गंभीर होकर बोला, नहीं बेटा, वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो बस चाहता है कि कोई उसके साथ मरे, ताकि वो अकेला न रहे। तरुण बिना कुछ बोले उल्टे पैरों होटल से भागा। कार अपने आप ठीक थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से निकल गया। बिहार का एक छोटा और बहुत पुराना गांव के किनारे एक सदियों से सूखा, एक सदियों से चुप कुआं था। लोग उसे शांत कुआं कहते थे। कहना मुश्किल नहीं कि इस कुएं ने बहुत लोगों को निगल लिया था और उनकी आवाजें अब भी अंदर कहीं घूमती रहती थीं। इस गांव में आता है एक लड़का, राघव, यूट्यूब का हॉरर एनिमेटर। नए टॉपिक ढूंढते ढूंढते वह यहां तक आ गया था। गांव वालों ने उससे बस एक बात कही, बेटा, कुएं के पास जा सकते हो, पर अंदर झांकना मत, और रात को अगर आवाज आए कभी जवाब मत देना। राघव ने सर हिलाया, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसके लिए यह सब सिर्फ कंटेंट था। पहली रात, 2:18। पूरी हवा थम गई। गांव एकदम सूख गया और तब कुएं के अंदर से एक हल्की, बहुत हल्की सी आवाज आई। कौन है? कौन है? राघव का हाथ माइक पर रुक गया। वह धीरे से कुएं के पास गया, कैमरा नीचे किया और कुछ देर तक सब साफ था। फिर स्क्रीन पर एक पतला सा, बारीक सा हाथ दिखा। पानी नहीं, बस अंधेरा, गहरा, बेहद गहरा अंधेरा। कैमरा तुरंत बंद हो गया। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, शांत कुएं की आवाज
एक बार जिसने सुन ली उसे ये कभी छोड़ता नहीं। पर राघव को कंटेंट मिल रहा था। वह रुका। दूसरी रात आवाज वापस आई, इस बार हल्की सी, बच्चे जैसी। राघव का दिल रुक गया। नाम कैसे जानती थी ये आवाज? वह आदत से मजबूर बोल पड़ा, कौन हो तुम? बस यही गलती काफी थी। आवाज बच्चे से एक औरत की भयंकर दर्द भरी आवाज में बदल गई। तुमने जवाब दिया, अब तुम्हारी आवाज मेरी हो गई। उस रात के बाद जब भी राघव कैमरा ऑन करता, उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती थी, सिर्फ फुसफुसाहट, जैसे माइक्रोफोन के अंदर कोई छुरी घुमा रहा हो। डायरी के पन्ने राघव को सच बताते हैं, 200 साल पहले माया नाम की एक औरत को जादू टोना के इल्जाम में इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। 3 दिन तक वो चीखती रही, कोई है बचाओ। लोग कभी जवाब नहीं देते थे। उसकी खामोश चीख अब श्राप बन चुकी थी, और अब जो भी उससे बात करता वह उसकी आवाज अपने अंदर खींच लेती। आखिरी रात राघव गांव छोड़कर जा रहा था, पर कुएं के पास से गुजरते वक्त आवाज आई, राघव रुक जाओ। उसने इग्नोर किया, चल दिया, पर आवाज जिद्दी थी, मुझे पूरा कर दो। राघव भागना शुरू कर देता है। घर पहुंचता है, कैमरा ऑन करता है। कैमरा खुद से रिकॉर्ड होने लगता है। स्क्रीन पर वही पतला सा कछाया बच्चा कैमरा के करीब आता है और धीरे से, बहुत धीरे से कहता है, तुमने जवाब दिया था, अब तुम्हारी आवाज हमारी है। अगली सुबह राघव की बॉडी मिलती है, बिल्कुल ठीक, कोई चोट नहीं, कोई शिकन नहीं, बस एक चीज गायब थी, उसकी आवाज। आज भी उसका अपलोड किया हुआ वीडियो YouTube पर है, और अगर तुम रात 2:18 हेडफोन लगाकर सुनो तो कभी कभी वीडियो के बैकग्राउंड में एक आवाज आती है, कौन है?